हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसी फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है ऋजु रेखीय पथ पर गति। इस वाले चैप्टर का हमारा टॉपिक चल रहा था गति के समीकरण। गति के समीकरण बताए गए थे इससे पहले वाली वीडियो में। गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण थे। पहला था आपका v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण बताए गए थे इससे पहले वाली वीडियो में कलन विधि द्वारा। इन्हें हमने सिद्ध करा था कलन विधि से। कलन विधि द्वारा हमने गति के तीनों समीकरण सिद्ध करे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये तीनों समीकरण सिद्ध करेंगे ग्राफ विधि द्वारा। ग्राफ विधि द्वारा, ठीक है। लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में कि आखिर ग्राफ होता क्या है। ग्राफ का मतलब होता है एक किस्म का ये चित्र, फोटो, जिसे हम कह सकते हैं ऐसा चित्र, एक ऐसा फोटो, एक ऐसा ग्राफ जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति या गति को बता सकते हैं, उसे कहते हैं हम ग्राफ। जैसे कि आपका भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा, भारत का जो नक्शा है उससे क्या पता करते हैं हम कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, ये सब चीज़ें कहाँ हैं। तो उससे हमें एक अनुमान से मिल जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें उत्तर में है, पश्चिम में है या दक्षिण में है, किस तरफ है। तो नक्शे से क्या पता लगता है भारत की उस वस्तु का, उस जगह के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसे हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म का क्या है, ग्राफ है। मैथ में जैसे आप पढ़ते हो ग्राफ, तो उसमें क्या बताते हैं कि कोई बिंदु है एक्स और वाई, तो इसका मतलब होता है कि x पे जाओ कुछ दूरी, y पे जाओ कुछ दूरी, तो यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है, यहाँ से यहाँ तक की y है। तो ये पॉइंट आपका कहलाता है x y। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का ग्राफ है। ग्राफ यानी कि चित्र। जैसे भारत का नक्शा हो गया, ये चिड़ियाघर में आपने देखे होंगे नक्शे लगे हुए कि इस तरफ को जाओगे तो भाई शेर मिलेगा, ठीक है, या इस तरफ को जाओगे तो वो भालू मिलेंगे। तो इस तरह से आपको चिड़ियाघर में भी नक्शे ये ग्राफ के तौर पे मिलेगा, या मेट्रो स्टेशन पे भी मिलता है बना हुआ मैप, वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हो कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, या प्लेन में भी लगा हुआ होता है ये मैप डायरेक्शन के लिए कि हमें किस तरफ जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है ग्राफ के बारे में। अब देखते हैं ग्राफ के जो प्रकार होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। ग्राफ के 3 प्रकार होते हैं जो आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं। पहला होता है आपका, ग्राफ के 3 टाइप्स हैं। पहला है आपका स्थिति समय ग्राफ, पहले का नाम होता है आपका स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। और दूसरा होता है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और तीसरा होता है आपका त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, ये 3 प्रकार के ग्राफ है जो आपको पढ़ने हैं। इनके इस्तेमाल करके, इन तीनों का प्रयोग करके आपको गति के तीनों समीकरण सिद्ध करने हैं। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ को आप xt ग्राफ भी बोल सकते हो। x स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन को दिखाते हैं हम x से, और समय को दिखाते हैं t से, तो हम इसे xt ग्राफ भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका वेग समय ग्राफ को आप vt ग्राफ भी कह सकते हैं, और ऐसे आपका त्वरण समय ग्राफ को आप at ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
नहीं है। स्थिति समय ग्राफ, सबसे पहले बात करेंगे हम स्थिति समय ग्राफ के बारे में, ठीक है। एक बात और याद रखना, स्थिति समय ग्राफ से हमें जो वैल्यू ज्ञात होती है, जो राशि हमें मिलती है, वो मिलती है आपकी वेग। यदि आपको वेग निकालना है तो क्या कौन सा ग्राफ लेके चलोगे आप? स्थिति समय ग्राफ। यदि हमें त्वरण निकालना है, क्या निकालना है? त्वरण। तो वेग समय ग्राफ से मिलता है हमें त्वरण। ये इंपॉर्टेंट बातें इन्हें याद रखना, ठीक है। स्थिति समय ग्राफ से क्या मिलेगा? वेग, और वेग समय ग्राफ से मिलता है हमें त्वरण, ठीक। इनके छोटे छोटे से डायग्राम देखते हैं। स्थिति समय ग्राफ का डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा। ये आपकी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जो 10th में 11th में पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। तो इनके बीच में जो कुछ ग्राफ बनेगा, जो भी फोटो या डायग्राम बनेगा, उसे कहेंगे हम स्थिति समय ग्राफ। यदि हमने x पर ले रखा है समय t, तो y पे लिया है स्थिति यानी कि x, तो x और t के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को कहेंगे हम स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। और इससे हमें मिलेगा क्या? इस डायग्राम से इससे मिलेगा हमें वेग, ठीक है। इसके बाद यदि आप x अक्ष और ये आपके y अक्ष, x अक्ष पे लेते हैं हम क्या भला? समय यानी कि t, और y पे ले लेते हैं वेग, v लिख सकते हो, ठीक है। तो वेग y पे लिया है और x लिया है हमने x पे, सॉरी समय लिया है x पर। तो इनके बीच में जो कुछ ग्राफ बनेगा, जो भी कुछ बनेगा, उसे कहेंगे हम वेग समय ग्राफ बनाए, वेग समय ग्राफ। और इससे हमें मिलता है त्वरण, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद लास्ट बचता है आपका त्वरण समय ग्राफ। x पर t लिया है और जी y पर ले रखा है a, त्वरण समय, और इनके बीच में जो कुछ बनेगा उसे कहेंगे हम त्वरण समय ग्राफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, ये आराम से हल हो जाएंगे आपके तीनों समीकरण गति की। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि यदि आपसे वो दूरी पूछता है, ग्राफ वाले सवालों में क्या निकालनी है आपको? दूरी। तो याद रखना, दूरी के लिए हो आप उसका क्षेत्रफल निकाल दोगे। दूरी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? क्षेत्रफल, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये दूर पोजीशन है किसी की x, ये समय है t, ठीक है। कोई ऐसे गया, फॉर एग्जांपल ऐसे जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी क्या पूछ लिया हमसे? दूरी पूछ ली। बताओ जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे? तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है? इस पे से ऐसे लंब खींचोगे और इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल दोगे, इसके नीचे का, इस लाइन के नीचे का, जहाँ से जहाँ तक वो गया है, ठीक है। तो इसके नीचे का यदि हम एरिया ए निकाल देंगे तो वो एरिया ही कहलाएगा इस वस्तु की, इस पिंड की, ये जो तय करी है इसने यहाँ से यहाँ तक की, उसकी दूरी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ये यदि आपके अच्छे से याद है तो आप आराम से गति के तीनों समीकरण हल कर सकते हो ग्राफ विधि के द्वारा, ठीक है। तो चलते हैं जी पहले समीकरण की ओर। इसे यदि आपको कुछ लिखना हो इसमें से तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मिटा देते हैं इसे, मिटा दें, चले जी मिटा दें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गति का प्रथम समीकरण। ग्राफ विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो आप पूरा हेडिंग लिख लेना कि ग्राफ विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण का निगमन, यानी कि हमें ये निकालना है v बराबर u प्लस ए टी। ये सिद्ध करना है हमें कौन सी विधि से? ग्राफ विधि से, ठीक है जी। क्लियर? चलिए जी, तो बनाते हैं इसके लिए ग्राफ। बेस में हमें दिख रहा है वेग और त्वरण दोनों चीज चाहिए। तो यहाँ कौन सा ग्राफ लेकर चलेंगे हम? समय t, और इस तरफ क्या लेना पड़ेगा हमें? वेग। भाई वेग से और समय से क्या मिल जाएगा हमें? त्वरण। और वेग पहले से लेके चल रहे हैं हम, तो हमें वेग भी चाहिए और त्वरण भी चाहिए।
तो कौन सा ग्राफ लेंगे हम, वेग समय ग्राफ से निकालेंगे गति का पहला समीकरण। इसके बाद इसके लिए आप ग्राफ स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति, वस्तु, पिंड कुछ भी मान लो, यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ पहुँच गया वो, ठीक। इस बिंदु का नाम है O, इसका नाम है A, और ये यहाँ पर आ गया B पर, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ तक का इसका वेग है u। कितना वेग है इसका, ये प्रारंभिक वेग है u, यहाँ से यहाँ तक। और जहाँ पर रुका है ये जो लास्ट वाला है, ये वाला इसका वेग है, डॉट लाइन से दिखा सकते हो। ये जो वेग है इसका लास्ट वाला है, ये आपका अंतिम वेग v। स्टार्टिंग से तो नापते हैं वेग, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सवाल ये उठ सकता है भाई यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, ओ से भी तो कर सकते हैं ओ से, लेकिन ओ से यदि हम करते हैं तो इस तरफ हमने वेग ले रखा है, वेग, और इस तरफ हमारा क्या है, समय है, यानी कि t। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओ से, तो यहाँ से यहाँ पर वैल्यू होती है जी 0। सबके मान क्या होते हैं, 0। यहाँ टाइम भी 0 है भाई, यहीं तो बढ़ना शुरू होगा 1 2 3 इस तरीके से, ऐसे वेग यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पे क्या है, वेग 0 है। तो हमें वेग, प्रारंभिक वेग 0 थोड़ी करना है, हमें तो लिखना है ना। तो थोड़ा सा हमें ऊपर से लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, मर्जी है आपके, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कराया हमने ताकि इसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग भी रहे, 0 ना रहे। और अंतिम वेग कितना हो गया, ये v। दूसरा सवाल ये उठ सकता है कि हमने ये तिरछी सी लाइन क्यों ली है। वे कोई व्यक्ति है जो चल रहा है ऐसे, तो ऐसे क्यों जा रहा है, सीधा भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये इस तरफ आपका समय t है और इस तरफ वेग भी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यदि सीधा हो जाए, ये वाली जो लाइन हमने खींची है, ये इंसान ऐसे ना जाके ऐसे सीधा चलने लगे, तो यदि सीधा ये चलेगा तो एक बात बताओ, यहाँ से वेग 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ फॉर एग्जांपल 15 है। तो वेग ये 15 से स्टार्ट हुआ है और सीधा चल रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद टाइम तो बदल गया, 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल 4 सेकंड पर आ गए, लेकिन इसका वेग तो 15 ही रहा ना। ये 15 पे था और 15 ही रहा। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, ए भी चाहिए। ए का मतलब होता है त्वरण का जब वेग में परिवर्तन हो, वेग में क्या हो, परिवर्तन। तो यहाँ वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, स्टार्टिंग का वेग भी 15 है और लास्ट का वेग भी क्या हो जाएगा, 15, तो वो कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए का मान क्या आ जाएगा, फिर 0। तो ऐसे भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरीके से लेना पड़ेगा कि यहाँ हमारे वेग में परिवर्तन हो। यहाँ वेग मान लीजिए 10 है, यहाँ हो सकता है बढ़ते बढ़ते 20 30 कुछ हो गया हो, तो यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए हमें एक तिर्यक रेखा लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलें इससे आगे चलते हैं, ये क्लियर हुआ। तो बात चल रही थी यहाँ कि ये इस तरीके से जा रहा है ए से बी तक, ठीक। ये समय हो गया हमारा टी, तो बस ये मिला देते हैं, ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं हम, डॉट। ये डॉट जो है हम अपने पास से कर रहे हैं, मेन जो है सिर्फ ये है ए से बी तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पास से करी। यहाँ से यहाँ तक का तो है वेग u, और यहाँ से यहाँ तक का है v। तो यहाँ से यहाँ तक का वेग बता सकते हो जी कितना होगा, मैं बता देता हूँ, ये होगा आपका v माइनस यू, ठीक है। वेग में परिवर्तन हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो कितना परिवर्तन हुआ है, लास्ट वाले वेग में से शुरू वाला वेग घटा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से यहाँ तक का, कि यहाँ से यहाँ तक इसमें वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो दे रखा है इसने, यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल टी है, स्मॉल क्या है, टी। ये कंफ्यूज मत होना, ये समय टी ले रखा है, ये समय है इस तरफ, यहाँ 10 20 30 40, यहाँ मान लीजिए कितनी है टी, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा है इसे, टी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए जी, इसके बाद इसकी कहानी लिखते हैं। जो हमने बनाया है डायग्राम, ये सब कुछ लिखना है कहानी में। कहानी का मतलब इस डायग्राम के बारे में लिखना है। क्या लिखते हैं सबसे पहले, माना एक वस्तु, ठीक है, वस्तु लिखनी है, व्यक्ति बना दिया है, ग्राफ के ऊपर व्यक्ति थोड़ी चलेगा, तो वस्तु लिख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, ये वैसे समझाने के लिए बताया था मैंने। एक वस्तु है, माना एक वस्तु बिंदु ए से, बिंदु ए से
माना एक वस्तु बिंदु ए से u वेग से गतिशील है, ठीक है, u वेग से गतिशील है, कोई दिक्कत। t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, ठीक है जी। माना एक वस्तु है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और इसका जो वेग है वो कितना है, स्टार्टिंग में u वेग से गतिशील है, और t समय बाद, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, t समय बाद जो वस्तु का वेग था वो कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। तब वस्तु में उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है जी, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन और बटे समय अंतराल, यानी कि जो टाइम लगा है, यही तो होता है फॉर्मूला। तो त्वरण को हम दिखा सकते हैं ए से, वेग में परिवर्तन भाई यहाँ से यहाँ तक ही तो हुआ होगा वेग में परिवर्तन, ए से सी तक, ए से बी तक हुआ जो भी वेग में परिवर्तन हुआ है, और समय कितना लगा है इसमें t। तो ए से बी तक का जो वेग परिवर्तन है, ए से बी तक का ये जो वेग परिवर्तन है यहाँ से यहाँ तक कितना है वो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। ये जो t आया है नीचे इसकी a में गुना कर सकते हैं, ये ऐसा दिखाई देगा, आप यहाँ देख सकते हो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ ये लगा सकते हो ज़्यादा करो कि a से b तक का जो मान है वो v माइनस यू है और t ऐसी का ऐसी है, तो a का मान ये आ गया, a की इस तरफ गुना कर देते सॉरी t की, तो a t बराबर आ जाएगा आपका v माइनस यू, क्लियर। ये u माइनस का है, इसे इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये बन जाएगा इस तरफ सिर्फ v रह जाएगा अकेला, v बराबर u प्लस ए टी। जब इसे आप इस तरफ ले आओगे तो u की वैल्यू हो जाएगी इस तरफ आने के बाद प्लस, और ए टी है ही पहले से प्लस का, तो u और ए टी रहेंगे प्लस के, और एक तरफ क्या रहेगा आपका v। तो ये आपका गति का पहला समीकरण है जो ग्राफ विधि से सिद्ध करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। लिख लो इसे एक बार। इसके बाद बात करेंगे दूसरे समीकरण के बारे में। मिटा दे भाई, चलिए जी मिटा देते हैं इसे। चलो कहानी तो चलो लिख देते हैं दोबारा, लगभग ऐसी लिखनी है आपको सेम कहानी सी, तीनों समीकरणों में ये कहानी से आपको लिखनी पड़ेगी जो हमने अभी अभी मिटाई है, ठीक है जी। दूसरे में आपको ये करना है सिर्फ डायग्राम में इतना चेंज कि इससे इस तरीके से बना देना, ठीक, पूरी लाइन बनानी है, मतलब ये बीच में से यानी कि टी हटा देना है, ठीक है जी। तो लिखते हैं इसके बारे में, फिर से वही कहानी लिख लेते हैं एक बार। क्या कर रहे हैं हम, गति का दूसरा समीकरण था आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ग्राफ विधि से इसे सिद्ध कर रही है, ठीक है। तो कहानी लिख लेते हैं इसके थोड़ी सी यहाँ से लिखते हैं। माना एक वस्तु बिंदु ए से u वेग से गतिशील है। माना एक वस्तु बिंदु ए से गतिशील है u वेग से, t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, ठीक है। माना एक वस्तु है जो बिंदु ए से u वेग से गतिशील है और t समय बाद वस्तु का वेग
v हो जाता है, तब वस्तु द्वारा, वस्तु, चलिए जी यहाँ लिखते हैं, तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो मैंने बताया था कि दूरी यदि आपको निकालनी है, दूरी यदि निकालनी है तो उसके नीचे का सारा एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी निकालनी है, दूरी भी तो चाहिए ना इसमें s, तो दूरी यदि हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो क्या निकालना पड़ेगा, इसके नीचे का सारा एरिया निकालना पड़ेगा, ये जो, ठीक है जी। तो डायरेक्ट इसे यहाँ मिला देते हैं ए पर, ठीक है। तो एक त्रिभुज बन रहा है और एक आयत बन रही है, तो त्रिभुज को पहला मान लीजिए और इसे आयत को दूसरा। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा ना इसका, ए से बी तक का। तो हम नीचे लिखेंगे दूरी के लिए क्या करेंगे हम, ओ ए बी, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, ठीक है। ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ बिंदु डी भी मान लीजिए, ठीक है भाई। इसके बाद दूरी बराबर क्या लिखेंगे जी, दूरी बराबर त्रिभुज पर आ जाओ जी, त्रिभुज ए बी और जी डी का क्षेत्रफल प्लस सेकंड नंबर पर है आपके आयत ओ ए डी और सी का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख लेना आगे आयत टाइप, आयत, ठीक है। लिखते हैं तो दूरी को दिखाते हैं हम एस से। ये त्रिभुज है आपका ए बी और डी, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तुम बचपन से 55 के हो गए हो, अब तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है भाई। तो S बराबर आ जाएगा हमारा 1/2 आधार का मतलब ये जो त्रिभुज है इसमें जो आधार है वो यही तो है, ए से डी तक, तो आधार है आपका ए से डी तक, और जो ऊंचाई है, हाइट जो है त्रिभुज की वो है डी से बी तक, तो ऊंचाई है डी से बी तक, प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, आयत की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ए डी भी लिख सकते हैं लंबाई, ओ सी भी लिख सकते हैं, मर्जी है कोई सी लिख लो, ओ सी लिख लेते हैं, ठीक है। और चौड़ाई आपकी ओ ए बी है और जी सी डी भी, कोई सी लिख सकते हैं, मर्जी है, ओ ए लिख लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। एस बराबर 1/2 ए डी की वैल्यू बताओ, ए से डी तक की जो दूरी है वो हमारी टी तो है भाई, समय तो है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो लिखा हुआ है, तो टी लिखते हैं, ए डी की जगह टी आ गया। डी से बी तक, जो डी से बी तक का ये जो मान है वो कितना है, v माइनस यू है, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हुआ था, और प्लस ओ से सी तक, ओ से सी तक की जो दूरी, फिर से वही टाइम टी है टी, और ओ से ए तक, ओ से ए तक की दूरी जो आपकी वो है u, ठीक है। इन्हें सही तरीके से लिखते हैं, s बराबर, बीच में प्लस लिखा हुआ है तो ये वाली वैल्यू पहले लिख लें, लिख सकते हैं ना, अरे 3 + 4 हैं तो इसे हम 4 + 3 भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो बात एक ही, तो प्लस में इसे पहले लिख लेते हैं यू टी को, यू टी, फिर प्लस 1/2 टी, और जी v की वैल्यू रख सकते हैं। अब v का मान समीकरण 1 से पढ़ा था आपने, कितना पढ़ा था, यहाँ लिख लेते हैं, v बराबर पढ़ा था u + at, याद है ना, अभी सिद्ध करा था ये।
तो v की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो रखते हैं यहाँ पर v की जगह u प्लस ए टी, यू माइनस में लिखा हुआ है फिर u। क्लियर? चले जी, u से u कट जाएगा, अंदर गुना कर देते हैं 1/2t की इसमें, तो ये आ जाएगा आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट गया ना, t की t में करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमारा गति का दूसरा समीकरण है जो हमें सिद्ध करना था, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बात करेंगे हम गति के तीसरे समीकरण के बारे में। मिटा दे इसे, चलिए जी मिटा देते हैं। आपकी कहानी नहीं मिटाएंगे, बस ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, मिटा दे भाई, तो चले भी यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये चलते हैं आगे। ये लास्ट वाले में आपको बस ये करना है इतना कि बीच का पोर्शन हटा देना है और कुछ नहीं करना, बस सेम ऐसे रहेगा जैसे हमने अभी अभी करा है। इस पूरे का एरिया क्यों निकाल रहे हैं जी हम ये एरिया? वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने गति का जो तीसरा समीकरण होता है हमारा, वो क्या होता है? वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका गति का तीसरा समीकरण है। तो इसमें हमें s भी चाहिए, यानी कि दूरी, और दूरी का तरीका वही है कि उसके नीचे का सारा एरिया निकालते हैं हम। ठीक है, तो कहानी आपको सेम ऐसे लिखनी है कि माना एक वस्तु बिंदु A से u वेग से गतिशील है। ठीक, और t समय बाद, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा उसे t लगा, t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी भी लिख सकते हैं। तो दूरी बराबर होगा ओ ए बी और जी सी, यहाँ तक का। इसे डी को मिटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, चाहे तो आप ये भी मिटा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी नहीं चाहिए। तो ओ ए बी और सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी और सी, इस पूरे का एरिया निकालना है एक ही बार में। आपके एक ही बार में पूरे क्या एरिया कैसे निकालेंगे? तो बताओ कैसे आकृति है ये है जी समलंब। इसमें ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये लंब है, ये दो लंब हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो इसे आप ओ ए सी का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, या इसे आप ये भी लिख सकते हो कि दूरी बराबर ओ ए बी सी समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है जी, तो निकालते हैं जी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। दूरी को दिखाते हैं हम एस। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको अच्छे से याद है, ठीक है, 10th में पढ़ के आए थे आप। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, और बटे में होता है 2। ये फॉर्मूला है किसका? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी बटे 2। ठीक है, तो S बराबर आ जाएगा हमारा, समांतर भुजाएं कौन सी हैं? समांतर भुजाएं क्या होती हैं? ऐसी भुजाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे, उन्हें कहेंगे हम समांतर भुजाएं। तो इस वाले त्रिभुज में ओ ए बी सी, बीसी में तो बात कर रहे हैं हम, ओ ए बी सी में, तो ओ ए बी सी में समांतर भुजाएं कौन सी हैं? ये वाली भुजा इसके क्या है? समांतर है। ये भुजाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये सीधी चलती रहेंगी। ठीक है जी,
तो समांतर भुजाओं का योग, इस वाली भुजा को इस वाली भुजा में जोड़ो, योग का मतलब ओ ए को जोड़ना है हमें इस वाली भुजा में बी सी में। समांतर भुजाओं का क्या लिख दिया हमने, योग, जोड़। गुना में क्या है, गुना उनके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के जो बीच की दूरी है वो है ओ सी, तो ओ सी लिख देंगे और नीचे है बटे 2। ठीक है, इनकी वैल्यू रख देते हैं, बस आपकी समीकरण आ जाएगी S बराबर, ये दिख रहा है ना इस तरफ, अगर नहीं दिख रहा है तो इसे यहाँ लिख सकते हो आप S बराबर, ये S बराबर, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, S बराबर, तो ओ से ए तक की जो दूरी थी वो कितनी थी हमारी, यू होगी, प्लस बी से सी तक ये जो टोटल हाइट है वो थी हमारी, याद हो आपको प्रारंभ, ये अंतिम वेग v। ठीक, अब लिखते हैं ओ से सी तक की जो दूरी है वो आपकी क्या है, t, समय t है, और नीचे 2t, सॉरी 2 लिखा हुआ है, ओ से सी तक की दूरी यही तो है समय t। चलिए इससे आगे चलते हैं, तो S बराबर आ जाएगा हमारा 2AS। अच्छा जी, चलो S बराबर यू वी और बटे में जो 2 है ये ऐसे रहने दो। इस t की जगह ये जो समय लिखा है t, इसकी जगह हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से इस t का मान यदि हमें निकालना है t का, तो u को लेके जाएंगे हम इस तरफ, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर बचेगा AT, यही तो बचेगा। AT इस तरफ रहने दिया, सिर्फ u इस तरफ ले जाएंगे तो u हो जाएगा, इस तरफ जाएगा माइनस का, a इस तरफ, a इसके नीचे ले आते हैं, तो v माइनस यू अपॉन में a बराबर बचेगा t। ये t की वैल्यू निकाली हमने समीकरण 1 की सहायता से, ठीक है। तो ये t का मान v माइनस यू अपॉन a यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर, तो ये है v माइनस यू अपॉन में a, ये t की वैल्यू रखी हमने। तो ऊपर यदि आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक, ये क्या है, ये वर्गों का अंतर है, इसे कहते हैं हम वर्गांतर। क्या कहते हैं, वर्गांतर। ठीक है, वर्गों का अंतर यानी कि वर्गांतर, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो एक बार जुड़ रहा है अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, और एक बार घट रहा है अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, तो ये ऊपर तो बन गया वर्गांतर, ये नीचे रह गया आपका 2a, तो S बराबर आ गया, इसे वर्गांतर को ये वाली रूप, ये वाली फॉर्म है आपके पास, ये वाला रूप है, एक बार जुड़ा हुआ एक बार घटा हुआ, तो इसे हम चेंज करके इसमें लिख सकते हैं। पहले का वर्ग, और कौन सा है पहला, जो स्टार्टिंग में, जो माइनस से पहले, तो माइनस से पहले v, तो v का वर्ग करेंगे, v स्क्वायर माइनस, फिर बाद में माइनस के b है तो b का स्क्वायर माइनस लगा के, तो b की जगह कौन है जी, u, तो u का स्क्वायर, और नीचे रह गया आपका 2a की इस तरफ गुना कर देते हैं, तो आपकी लास्ट समीकरण आ जाएगी आपकी 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a की इसमें गुना कर देंगे तो 2as हो जाएगा, इस तरफ बचा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस का यू स्क्वायर यदि हम इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इस तरफ रह जाएगा सिर्फ आपका v, तो लास्ट में आ जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका गति का तीसरा समीकरण है जो हमने सिद्ध कराया, कौन सी विधि से, ग्राफ विधि से। ठीक है, तो एग्जाम में ग्राफ विधि से या फिर कलन विधि से ये पूछ ले जाते हैं कि गति के समीकरणों का निगमन, कोई सा भी समीकरण आ सकता है आपका सिद्ध करने के लिए, ग्राफ विधि से आ सकता है या फिर कलन विधि से आ सकता है। ठीक है, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार करनी है, एक बार इसे लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे आज, मिटा दें इसे, चले जी मिटा देते हैं इसे। ये जो आपने तीनों समीकरण सिद्ध करी हैं ग्राफ विधि से, और इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने सिद्ध करा था ये तीनों समीकरण कलन विधि के द्वारा।
तो ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करनी है एग्ज़ाम के लिए, और इनकी सहायता से आप न्यूमेरिकल भी करोगे। ठीक है, तो ये जो तीनों समीकरण है हमारी, पहली आपकी v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण हैं, ठीक है, जो हमने सिद्ध करी है कलन विधि द्वारा और ग्राफ विधि द्वारा। तो ये तीनों समीकरण ये माइनस भी में भी आ सकती हैं। ठीक है, ये याद रखना। कब आएंगे माइनस में? मैंने ये बताया होगा कि जब वेग घट रहा हो, जब वेग जो है आपकी वेलोसिटी, वेग क्या हो रहा होगा? घट रहा हो। ठीक, उसकी वेलोसिटी वो क्या हो रही हो? कम हो रही है। जब ट्रेन जब रुकती है तो उसकी जो वेलोसिटी वो क्या होती है? घटती है। तो उस दौरान जो त्वरण लेंगे ना हम ए की वैल्यू लेते हैं हम उस दौरान माइनस में, यानी कि मंदी हो रही है ट्रेन, तो उसे हम मंदन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों समीकरण आपकी हैं। ये जब लगानी है जब गति कैसी हो रही हो? समतल। जब गति कैसी हो? समतल, समतल गति। समतल गति कह सकते हैं या बोल सकते हैं रेखीय गति। ये काहे के समीकरण है आपके? रेखीय गति के समीकरण है। ठीक है, यानी कि जब रेखा में जब सड़क पर गति होगी तब ये तीनों समीकरण आप यूज करोगे। लेकिन यदि गति ऊर्ध्वाधर है, कैसी है गति? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर गति है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, गति यदि ऊपर नीचे हो रही है तो फिर ये वाली समीकरण ने आपको थोड़ी सी चेंज करनी है। काहे में? v की जगह तो आपका v रहेगा, u की जगह भी u प्लस और माइनस भी हो सकता है, a की जगह आ जाएगा आपका g, s की जगह आ जाएगा आपका h, ut ऐसे रहेगा प्लस माइनस 1/2 भी, और यहाँ आ जाएगा g t स्क्वायर ऐसे रहेगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस भी हो सकता है माइनस भी 2gh। इसमें जो एक्स्ट्रा आए हैं वो आप आए हैं, एक तो g का मतलब होता है जी त्वरण, और यहाँ a का मतलब भी क्या बताया था? त्वरण। तो इनमें अंतर क्या हुआ फिर? तो इसमें अंतर है, इसका नाम होता है, आपका पूरा नाम है इसका गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जो पृथ्वी के दौरान लगता है, और पृथ्वी के दौरान ही गति होती है जी ऊपर नीचे। ठीक है, और ये त्वरण है आपका जब रेखा में गति हो रही है, यानी कि इसका नाम होता है पूरा नाम रेखीय त्वरण। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जैसे रेखीय त्वरण का मान घटता भी है बढ़ता भी है। भाई स्पीड जब कम होती है, उसकी वेलोसिटी कम होगी तो त्वरण कैसा लेते हैं हम? माइनस में, और बढ़ रही है तो प्लस में। ऐसी इसकी वैल्यू हम प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे। कब लेंगे? याद रखना, जब आप कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकती हैं, चौक में यहाँ से छोड़ दूँ तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ जो आपको जी का मान लेना वो लेना है प्लस, पॉजिटिव। कैसे लेोगे? पॉजिटिव, प्लस यानी कि धनात्मक, प्लस में लेना। ठीक, यदि कोई वस्तु हम नीचे से क्या करते हैं? नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जैसे गेंद उछालते हैं, तो गेंद जब हम उछालते हैं तो उसका जो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है? कम। उसकी स्पीड कम हो जाए ना, तो उस दौरान आपको जो जी है गुरुत्वीय त्वरण वो लेना है माइनस में, यानी कि नेगेटिव। ये न्यूमेरिकलों में याद रखना कि जब उसका जो उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो, तो वहाँ जी का मान लेना है माइनस, जहाँ बढ़ रहा हो वहाँ प्लस। ऐसे सेम यहाँ था। अंतर ये है, ये वाली गति तो होगी जमीन पर, और ये होगी जब ऊपर नीचे गति करेंगे। ठीक है, ये आया एक तो एक्स्ट्रा और आया है जी का सॉरी एच का मतलब तो सिंपल, यानी कि हाइट, ऊंचाई। भी जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वहाँ दूरी थोड़ी तय करेंगे, हाइट तय करेंगे कि बॉल कितनी ऊंचाई पर गई है, तो ऊंचाई को दिखा देते हैं एच से। और सब चीज़ें वही है जो इसमें थी। तो ये वाली समीकरण आपको इस रूप में भी मिलेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद रखना। इसके बाद बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं इसमें से।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।